नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। रिपोर्टर 10 में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की सारी बड़ी खबरों को समेटे इस कार्यक्रम में पूरे दिन की हर उस खबर की होगी बात जो बनी है सुर्खियां। दिखाएंगे आपको हर बड़ी खबर की जमीनी हकीकत, साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद संवाददाता बताएंगे आपको क्या है इन खबरों के मायने। तो आइए शुरू करते हैं इस खास शो की शुरुआत और नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। सबसे पहले आपको बताने की बात करेंगे, राष्ट्रीय राजनीति में नितिन नबीन इत्तेफाक नहीं रणनीति। एक युवा भाजपा का कार्यकारी अध्यक्ष ने नियुक्त किया गया है, बताएंगे इसके मायने। इसके साथ ही लाल किले में कमल, केरल अब लेफ्ट कांग्रेस का एकाधिकार नहीं। केरल में नगर निकाय चुनाव में भाजपा को जीत मिली है, उसके मायने क्या है ये भी बताएंगे। साथ ही मैसी आया, सिस्टम गिरा, कोलकाता में सरकार फेल, बताएंगे। पश्चिम बंगाल सरकार की नाकामी एक बार फिर सामने आई है। इसके साथ ही आपको बताएंगे नेतृत्व गायब, नुकसान लाइव, कांग्रेस की सियासी फिसलन। एक बार फिर से कांग्रेस की रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान हुआ है। कांग्रेस की बदजुबानी की कहानी इसके जरिए बताएंगे। साथ ही पावर प्ले शुरू, पंकज चौधरी से भाजपा ने किया उत्तर प्रदेश लॉक। उत्तर प्रदेश में भाजपा का सियासी गणित क्या है ये आपको बताएंगे इसके जरिए। और इसके अलावा विश्वास से रणनीति तक मोदी का जॉर्डन मिशन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जॉर्डन दौरा होने वाला है, बताएंगे आपको उसकी महत्वपूर्ण जानकारी। साथ ही अमेरिका चीन के बाद भारत एआई रेस में नया पावर सेंटर, दुनिया की शीर्ष 3 वैश्विक एआई प्रतिस्पर्धा में भारत शीर्ष 3 में शामिल हुआ है। साथ ही जश्न नहीं जनाजे, सिडनी में टारगेटेड आतंकी वॉर, बताएंगे आपको सिडनी में आतंकी हमले की कहानी। और साथ ही थाई कंबोडिया जंग में ट्रंप की कूटनीति बेनकाब हुई है, वो कैसे हुई है इस खबर के जरिए खुलासा करेंगे। और ENB अवार्ड सार्वजनिक प्रसारक का विजय घोष, डीडी न्यूज और डीडी इंडिया को किस तरीके से सम्मान मिला, इन सब पर होगी हमारी नजर। तो आइए शुरू करते हैं रिपोर्ट एट 10 और सबसे पहले भाजपा का मास्टर स्ट्रोक नितिन नबीन की एंट्री। नितिन नबीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। मौजूदा समय में नितिन नबीन बिहार सरकार में मंत्री हैं। लगातार दूसरी बार उन्हें मंत्री पद का दायित्व बिहार सरकार में दिया गया है। युवा चेहरे हैं, इससे पहले भारतीय जनता युवा मोर्चा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने संगठन में शतरंज की चाल चल दी है। नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर भाजपा ने सिर्फ नियुक्ति नहीं की, भविष्य का रोड मैप रख दिया है। बिहार से लेकर दिल्ली तक संदेश साफ है, अब संगठन अनुभव नहीं परफॉर्मेंस और कंट्रोल के भरोसे चलेगा। नितिन नबीन का उभार इस बात का संकेत है कि भाजपा अब नए चेहरे नहीं, तैयार सेनापति आगे ला रही है। केंद्रीय नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सबको बहुत बहुत अभिनंदन। उनके माननीय गृह मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी, अमित शाह जी, माननीय राजनाथ जी, सबको मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है और मैं प्रधानमंत्री जी के जो उनका मार्गदर्शन रहा है, जो नेतृत्व रहा है, उसको और आगे बढ़ाएंगे। नितिन नबीन की ताजपोशी के साथ ही शीर्ष नेतृत्व ने साफ कर दिया कि ये फैसला अस्थायी नहीं, पूरी तरह सोच समझकर लिया गया कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सार्वजनिक बधाई और तारीफ ने इस नियुक्ति को सीधा राजनीतिक वजन दे दिया। संदेश साफ है, जिसे प्रधानमंत्री खुलकर सराहें, वो सिर्फ पद नहीं संभालता, सत्ता के केंद्र में एंट्री करता है। नितिन नबीन भाजपा के सबसे युवा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्षों में से हैं। विपक्ष जहां नेतृत्व के संकट से जूझ रहा है, वहीं भाजपा नेतृत्व को रिशफल नहीं रीलोड कर रही है। और अब असली सवाल, जब 30 राज्यों में संगठन चुनाव पूरे हो चुके हैं, जब जेपी नड्डा का कार्यकाल औपचारिक रूप से समाप्त हो चुका है और जब राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की कुर्सी भर दी गई है, तो क्या ये साफ संकेत नहीं कि भाजपा पूर्णकालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा से बस एक कदम दूर है? बिहार में प्रदेश की राजनीति में वो बीजेपी के युवा चेहरे के तौर पे जाने जाते रहे हैं और अब जब राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर उनकी नियुक्ति हुई है, तो बीजेपी की राष्ट्रीय राजनीति में एक युवा चेहरे के तौर पर नितिन नबीन उभरे हैं। तो बीजेपी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की चर्चा के बीच ऐलान कर दिया है अपने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का। परिणामों ने राज्य में बदलती राजनीति के साफ संकेत दे दिए हैं। खुद को दशकों तक सीमित विकल्प के रूप में देखने वाली बीजेपी ने इस धारणा को तोड़ने का काम
किया है। इन चुनाव परिणामों ने साबित किया है कि वामपंथ के अभेद दुर्ग भी अब दरक रहे हैं और राजनीतिक जमीन भी खिसकती हुई दिखाई दे रही है। केरल की राजनीति में अब संकेत नहीं, सीधा संदेश। स्थानीय निकाय चुनावों ने साफ कर दिया, केरल अब सिर्फ लेफ्ट बनाम कांग्रेस नहीं रहा। तिरुवनंतपुरम नगर निगम पर भाजपा की जीत ने वामपंथ के अजय किले का मिथक तोड़ दिया। राजधानी हाथ से जाना सत्ता के केंद्र से सीधी बेदखली है। अन्य नगर निगमों में भी भाजपा की आक्रामक मौजूदगी रही। कई जगह दूसरे नंबर पर रहकर पार्टी ने मुकाबले को तीन तरफा बना दिया। भाजपा ने सीटें ही नहीं जीती, सियासी फॉर्मूले भी तोड़े। मुस्लिम प्रत्याशी की जीत और ईसाई इलाकों में समर्थन ने पहचान की राजनीति को चुनौती दी। लेफ्ट रक्षात्मक मोड में है। केरल के स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा ने सियासी नक्शा हिला दिया है। पार्टी ने 26 ग्राम पंचायतों, 2 नगर पालिकाओं और तिरुवनंतपुरम नगर निगम पर कब्जा जमाया है। भाजपा की बढ़त सिर्फ सत्ता तक सीमित नहीं रही। करीब 1500 ग्राम पंचायत वार्ड, 50 से ज्यादा ब्लॉक पंचायत, 324 नगर पालिका और 91 निगम वार्ड पार्टी के खाते में गए। पलक्कड़ में 25 सीटों के साथ भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जबकि त्रिपुनिथिरा में 21 सीटों के साथ पार्टी ने ताकत का साफ संदेश दिया। कोडंगलूर, वर्कला, शोरनूर और उट्टापलम जैसे इलाकों में भाजपा का डबल डिजिट पहुंचना इस बात का संकेत है कि ये उभार संयोग नहीं, रणनीतिक विस्तार है। The people who choose me for this election, they receive all the credits. And the party and the supporters who stood with me all over this work, they receives all the credits. उन्हीं को मिलना चाहिए सभी credits and recognition. केरल के इन चुनाव परिणामों ने साबित कर दिया है कि केरल की राजनीति अब बदल रही है। भाजपा अब प्रयोग नहीं, चुनौती बनकर सामने आ गई है। कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों के वोट बैंक दरक रहे हैं और आगामी विधानसभा चुनाव में इसके कई बड़े परिणाम देखने में सामने आ सकते हैं। जिस आयोजन को ममता सरकार अपनी अंतरराष्ट्रीय उपलब्धि बताने में जुटी थी, वही अब तृणमूल सरकार का नाकामी का पोस्टर बन गया है। कोलकाता का सॉल्ट लेक स्टेडियम किसी अंतर्राष्ट्रीय आयोजन का नहीं बल्कि सरकारी लापरवाही का नमूना बन गया। हजारों लोगों की भीड़, टूटी बैरिकेडिंग, घंटों जाम और अफरा तफरी, ये सब अचानक नहीं हुआ। ये पहले से दिख रही बदइंतजामी का नतीजा था। प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ी गई, टिकट महंगे रखे गए, लेकिन जमीनी तैयारी शून्य रही। भीड़ प्रबंधन फेल, एंट्री एग्जिट प्लान नदारद और सुरक्षा इंतजाम नाम मात्र के। नतीजा धक्का मुक्की, बेहोश होते लोग और घंटों फंसे आम नागरिक। विडंबना देखिए, महंगे टिकट लेने के बावजूद फैंस मेसी की एक झलक तक नहीं देख पाए। और ये सब उस राज्य में हुआ जहां मुख्यमंत्री खुद गृह मंत्री भी हैं। फिर भी पुलिस और प्रशासन हालात संभालने में नाकाम रहा। आयोजन से पहले ही टिकटों की कीमत और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा चुके राज्यपाल सीवी आनंद बोस मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। राज्यपाल ने इस पूरे घटनाक्रम को सिस्टम की नाकामी बताया। The systemic failure. His visit has been messed up beyond description. The reasons behind this, how this could happen, what is the role and responsibility of the organizers, what is the role and responsibility of the government, particularly the police. मेसी इवेंट में मची अफरा तफरी की जांच के लिए गठित कमेटी ने स्टेडियम पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। कमेटी के अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस असीम रॉय हैं। वहीं इस पूरे मामले पर भाजपा ने ममता सरकार को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया। भाजपा ने इसे बंगाल की अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती करार दिया है और जिम्मेदारी तय करने की मांग की है। ऐसा दुर्दशा हुआ, इतनी लज्जाजनक बात है कि प्रोग्राम नहीं हो पाए, मेसी को भागना पड़ा। वहाँ शाहरुख खान भी उपस्थित थे, वो बेचारा आए नहीं पाए डायस में। कौन था उसके पीछे? टीएमसी के नेता मंत्री साहब उसको घेर लिए खाली पॉलिटिकल माइलेज के लिए। इंटरनेशनल बेइज्जती हुई बंगाल की। इस मामले में गिरफ्तार आरोपी शतद्रु दत्त को अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मेसी एपिसोड अब सिर्फ एक असफल आयोजन नहीं रहा, ये ममता सरकार की प्रशासनिक क्षमता, जवाबदेही और प्राथमिकताओं पर सीधा सवाल है। सवाल साफ है, क्या इस बद इंतजामी का जिम्मेदारी तय होगी? कांग्रेस जहां भी हाथ डालती है आग लगा लेती है और इस बार आग खुद पर लगी है। दिल्ली के एसआईआर विरोधी रैली में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विवादित नारे लगाए गए।
अब ये नारा कांग्रेस के लिए सियासी हादसा बनता जा रहा है। इस घटना के बाद से ही कांग्रेस भाजपा के निशाने पर है और पार्टी नेतृत्व को कोई जवाब देते नहीं बन रहा। संसद के शीतकालीन सत्र के बीच रामलीला मैदान में कांग्रेस की रैली विरोध कम और विवाद ज्यादा बन गई। प्रधानमंत्री का नाम लेकर लगाए गए आपत्तिजनक नारों के वीडियो सामने आते ही हंगामा मच गया। भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने वीडियो साझा किया, जिसके बाद कांग्रेस की रणनीति पर ही सवाल उठने लगे। कांग्रेस पार्टी अब मुस्लिम लीगी माओवादी एजेंडा के तहत चलते हुए एक राजनीतिक दल के स्थान पर अराजकता का मंच बनती चली जा रही है। भाजपा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। भाजपा का कहना है कि लगातार हार ने कांग्रेस को बौखला दिया है। सत्ता में वापसी की हड़बड़ी में कांग्रेस मुद्दों से भटक रही है और निजी हमलों को ही अपनी राजनीति बना रही है, जो उसे और कमजोर कर रहा है। कांग्रेस के नेता कांग्रेस के हाईकमांड के इशारे पर प्रधानमंत्री को समाप्त करने की बात कर रहे हैं। और इस रैली से कांग्रेस को क्या हासिल हुआ, ये भले भविष्य बताए, लेकिन इतना साफ है कि विवादित नारों ने कांग्रेस को फिर बैकफुट पर धकेल दिया है। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस न रणनीति में स्पष्ट है, न नेतृत्व में। एसआईआर के मुद्दे को संजीवनी बनाने निकली कांग्रेस पार्टी अब खुद ही कटघरे में खड़ी है। बिहार विधानसभा चुनाव में एसआईआर के मुद्दे ने कांग्रेस समेत पूरे महागठबंधन को ले डूबा, लेकिन कांग्रेस ने इससे सबक नहीं लिया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस पार्टी खुद को बदलेगी या हमेशा की तरह खुद को ही क्लीन बोल्ड करती रहेगी। और इसी के साथ रिपोर्टर टर्न में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती। इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। हमारा डेजर्ट आ गया, पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। So girls, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नव जीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें। तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। कहाँ है? जॉब पर हूँ। बस अभी ऑफिस पहुँचा हूँ। ऑफिस में? मेरा भी ऑफर लेटर आ गया है और 10 दिन में ज्वाइनिंग है। अरे वाह, फिर तो तुम प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना से जुड़ो। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना करीब 3.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार के नए अवसर बनाएगी। भारत सरकार की इस योजना से पहली जॉब पाने वाले एम्प्लॉइज को उनकी सैलरी के साथ 15,000 तक का इंसेंटिव 2 किश्तों में मिलेगा। मतलब नौकरी, सिक्योर फ्यूचर और बचत तीनों एक साथ। योजना की अधिक जानकारी के लिए pmvbry.labor.gov.in पर विजिट करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं रिपोर्टर 10 और अगली खबर उत्तर प्रदेश से। कोई प्रयोग नहीं, सटीक सियासी चाल। पंकज चौधरी अध्यक्ष, 7 बार के सांसद, प्रदेश की कमान। भाजपा का पावर मूव। उत्तर प्रदेश की राजनीति में भाजपा ने पहला वार कर दिया है।
7 बार के सांसद और केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर पार्टी ने साफ कर दिया है 2027 की लड़ाई संगठन से लड़ी जाएगी और नेतृत्व कमजोर नहीं दमदार होगा। लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में हुए मेगा इवेंट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में पंकज चौधरी के नाम की औपचारिक घोषणा हुई। शनिवार को नामांकन, कोई दूसरा दावेदार नहीं और आज निर्विरोध अध्यक्ष की मुहर। ये सिर्फ औपचारिक प्रक्रिया नहीं थी, इस बात का संकेत था कि पार्टी नेतृत्व के भीतर पंकज चौधरी को लेकर पूर्ण सहमति और भरोसा है। ये उत्साह के संगठन पर्व में आज दिनांक 14 दिसंबर 2025 के शुभ अवसर पर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है यह घोषित करते हुए कि सर्वसम्मति से भाई पंकज चौधरी जी जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष के रूप में घोषित करते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है। पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाना सिर्फ संगठनात्मक बदलाव नहीं, बल्कि भाजपा की सोशल इंजीनियरिंग का अगला चरण है। भाजपा ने भले ही 2022 में 255 सीटें जीती हों, लेकिन नेतृत्व इस हकीकत को भी मानता है कि 84 सीटों का नुकसान एक चेतावनी थी। पूर्वांचल, अवध और बुंदेलखंड के कुछ हिस्सों में पिछड़ा, अति पिछड़ा और कुर्मी वोट बैंक में सेंध लगाना भाजपा को स्वीकार नहीं था। यही वजह है कि अब कमान ऐसे नेता को दी गई है जो पूर्वांचल का दमदार चेहरा है, 7 बार का सांसद है, केंद्र में मंत्री है और कुर्मी समाज से आता है। ये फैसला सीधे सीधे विपक्ष के पीडीए मॉडल पर हमला है। भाजपा ने बता दिया है कि वो न सिर्फ पीडीए को काटेगी, बल्कि उसके वोट बेस में भी सीधी घुसपैठ करेगी। उत्तर प्रदेश में भाजपा ने अपनी 2027 की सियासी बिसात खुद ही बिछा दी। पंकज चौधरी की ताजपोशी को पार्टी की आक्रामक विस्तार की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। यह कोई सामान्य फैसला नहीं है, सत्ता में बनाए रखने के लिए ही नहीं, सत्ता को दोहराने की रणनीति है। अब सवाल यह नहीं है कि भाजपा कितनी तैयार है, अब सवाल यह है कि विपक्ष इस चुनौती के लिए कितना तैयार है। भारत की कूटनीति को नई गति देने के लिए और मध्य एशिया में रणनीतिक साझेदारी को और मजबूती प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तड़के 3 देशों की अहम यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों के दौरे की शुरुआत सोमवार को जॉर्डन से करेंगे। पीएम राजधानी अम्मान में किंग अब्दुल्ला द्वितीय से द्विपक्षीय और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। मंगलवार को प्रधानमंत्री और जॉर्डन किंग भारत जॉर्डन व्यापार सम्मेलन को संबोधित करेंगे। Prime Minister will arrive in Amman on 15th of December. On the same day, he'll meet His Majesty King Abdullah II for a one-on-one talk, to be followed by delegation-level talks. On the next day, Prime Minister and the King are expected to address the India-Jordan business event, to be attended by leading businessmen from both sides. Prime Minister will also interact with the vibrant Indian community in Jordan. पीएम वहां रह रहे भारतीय समुदाय से भी संवाद करेंगे। जॉर्डन में रहने वाले हजारों भारतवंशी विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। एक्साइटमेंट तो बहुत है, पहली बार ऐसा चांस मिल रहा है उनसे मिलने का, करीब से पास में देखने का। वेरी एक्साइटेड बिकॉज पहली बार इतना क्लोज से देख रहे हैं। वी हैव हर्ड, वी हैव सीन लॉट ऑफ थिंग्स व्हाट ही हैज डन। वी रियली होप कि सर को जॉर्डन बहुत पसंद आए। जॉर्डन इज अ वेरी नाइस प्लेस। भारत जॉर्डन कूटनीतिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ पर यह दौरा बेहद अहम हो चला है। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 37 वर्ष के बाद पहली पूर्ण द्विपक्षीय यात्रा है। प्रधानमंत्री जॉर्डन के किंग के साथ ऐतिहासिक नगर पेट्रा भी जाएंगे। इस नगर के भारत के साथ प्राचीन व्यापारिक संबंध रहे हैं। We would like to extend collaboration between Jordan and India in the archaeological and tourism fields, and that would include expanding the joint marketing between इंडिया एंड जॉर्डन। मजबूत कूटनीतिक, आर्थिक और रक्षा संबंध भारत जॉर्डन दोस्ती की पहचान है। आतंकवाद के खिलाफ दोनों ही देश एकजुटता को दोहराते रहे हैं। जॉर्डन के किंग ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करते हुए आतंक के खिलाफ भारत की लड़ाई में साथ खड़े रहने की प्रतिबद्धता जाहिर की थी। भारत जॉर्डन का तीसरा बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच लगभग $2.8 अरब का व्यापार होता है।
पीएम के इस दौरे से दोनों देशों के रिश्तों में विस्तार की नई इबारत लिखी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहली बायलैटरल विजिट एक स्वर्णिम अवसर होगा। कैमरामैन प्रमोद के साथ में विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज, अम्मान। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वैश्विक रेस में भारत सिर्फ हिस्सा नहीं ले रहा है, बल्कि लीडर बोर्ड पर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा चुका है। जिस तकनीक को भविष्य की सबसे बड़ी ताकत माना जा रहा था, उसमें भारत ने बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़ दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के क्षेत्र में भारत ने वैश्विक स्तर पर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के क्षेत्र में भारत ने दुनिया को अपनी तकनीकी ताकत का एहसास करा दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत अब आंकड़ों में भी साफ नजर आने लगी है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के डेटा के आधार पर जारी नई रिपोर्ट के मुताबिक एआई प्रतिस्पर्धा के वैश्विक रैंकिंग सूची में भारत ने तीसरा स्थान हासिल किया है। इस रैंकिंग में अमेरिका पहले और चीन दूसरे स्थान पर है, जबकि भारत ने कई विकसित देशों को पीछे छोड़ते हुए टॉप 3 में अपनी जगह बनाई है। ये उपलब्धि भारत की तकनीकी क्षमता और भविष्य की अपार संभावनाओं को दर्शाती है। भारत की सबसे बड़ी ताकत है उसका विशाल टैलेंट पूल, तेजी से बढ़ता डेवलपर इकोसिस्टम और एआई को लेकर नीतिगत स्तर पर बढ़ती सक्रियता। स्टार्टअप्स, शैक्षणिक संस्थानों और निजी क्षेत्र में एआई आधारित इनोवेशन लगातार तेज हो रहे हैं, जिससे भारत वैश्विक तकनीकी मानचित्र पर और मजबूत हो रहा है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का ये आकलन ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी टूल पर आधारित है, जिसमें रिसर्च, निवेश, टैलेंट, सरकारी नीतियों और पब्लिक पार्टिसिपेशन से जुड़े अलग अलग संकेतकों को शामिल किया गया है। एआई के क्षेत्र में ये रैंकिंग साफ दिखाते हैं कि भारत सिर्फ तकनीक को अपना नहीं रहा है, बल्कि वैश्विक तकनीकी स्तर पर भारत अपनी मजबूत पहचान बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। और यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए रिपोर्टर टैग। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। पौष्टिक आहार है टीबी के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार। पौष्टिक आहार से उपचार परिणाम बेहतर होते हैं और स्वास्थ्य में तेजी से सुधार आता है। इसीलिए तो निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत इलाज के दौरान हर रोगी को मिलते हैं 1000 रुपए प्रति माह पोषण सहायता के रूप में, और सभी टीबी रोगियों के लिए न्यूट्रिशन सप्लीमेंट देने का प्रावधान है। साथ ही टीबी रोगियों के इलाज के दौरान हजारों निक्षय मित्र उन्हें पोषण किट प्रदान करते हैं। आप भी निक्षय मित्र बनकर टीबी रोगियों की सहायता कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए निक्षय.in पर जाएं। आइए हम सब साथ मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं। निक्षय मित्रों से मिली शक्ति टीबी के मरीजों को नई ऊर्जा दे रही है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें। प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं रिपोर्टर टैग और अगली खबर सिडनी से। हुनक्का पर आतंक का हमला, सिडनी में दहशत, सिडनी में यहूदी त्योहार बना आतंक के निशाना। रिपोर्ट देखिए।
ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बोंडाई बीच पर छुट्टी का जश्न मना रहे लोगों की शाम अचानक मौत के मातम में बदल गई। यहूदी त्योहार हनुक्का के पहले दिन यहां हुए एक भीषण आतंकी हमले में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने इसे यहूदियों के खिलाफ एक टारगेटेड हमला बताया है। वहीं इजरायली पीएम नेतन्याहू ने इसे लेकर ऑस्ट्रेलियाई सरकार पर सीधा हमला बोला है। सिडनी के मशहूर बोंडाई बीच पर हनुक्का के पहले दिन जश्न मना रहे लोगों पर अचानक गोलियां चलने लगीं। समुद्र किनारे मौजूद सैकड़ों लोगों में अफरा तफरी मच गई। इस आतंकी हमले में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 लोग घायल हुए हैं। स्थानीय पुलिस के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में एक हमलावर पुलिस की गोली से मारा गया, जबकि दूसरे हमलावर को हिरासत में ले लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने इस हमले को सीधे तौर पर यहूदी समुदाय के खिलाफ किया गया आतंकवादी हमला करार दिया है। हनुक्का के पहले दिन यहूदी समुदाय पर हुआ यह एक टारगेटेड हमला है। ऑस्ट्रेलिया कभी भी बंटवारे, हिंसा या नफरत के आगे नहीं झुकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस आतंकी हमले पर गहरा दुख जताया है। एक्स पर जारी बयान में उन्होंने हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में ऑस्ट्रेलिया के साथ खड़ा है और इस दुख की घड़ी में पीड़ितों के साथ पूरी एकजुटता दिखाता है। इस हमले के बाद इजराइल की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ऑस्ट्रेलियाई सरकार पर यहूदी विरोध को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। कुछ महीने पहले मैंने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी थी। मैंने उनसे कहा था कि उनकी नीतियां एंटीसेमिटिज्म की आग में घी डालने का काम कर रही हैं। आपको कमजोरी दिखाने की जगह कार्रवाई करनी चाहिए। गौरतलब है कि कुछ समय पहले ऑस्ट्रेलिया ने कई पश्चिमी देशों के साथ मिलकर फिलिस्तीन को राष्ट्र का दर्जा देने के समर्थन की बात कही थी, जिस पर इजराइल ने कड़ा एतराज जताया था। फिलिस्तीन को लेकर ऑस्ट्रेलिया के रुख के बाद अब यहूदी समुदाय को निशाना बनाकर किया गया ये हमला दोनों देशों के रिश्तों में नई तलखी जोड़ता दिख रहा है। इससे आने वाले दिनों में इजराइल ऑस्ट्रेलिया संबंधों और वैश्विक राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, इस पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी। खुद को शांति का वैश्विक ठेकेदार बताने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर का एक और दावा मिसफायर हो गया। एक फोन कॉल से कंबोडिया थाईलैंड के बीच में युद्ध रुकवाने का श्रेय लेने वाले ट्रंप को तब करारा झटका लगा जब उनकी घोषणा के कुछ देर बाद ही थाईलैंड ने कंबोडिया पर F-16 लड़ाकू विमानों से बम बरसा दिए। साफ है, जंग रुकी नहीं है और ना ही किसी ने इसे रुकवाने की जिम्मेदारी ट्रंप को दी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर के दावे के उलट थाईलैंड कंबोडिया सीमा पर हालात और ज्यादा विस्फोटक हो गए हैं। दोनों देशों के बीच लड़ाई थमने के बजाय तेज होती दिख रही है। कंबोडिया का आरोप है कि थाई सेनाएं विवादित सीमा पर लगातार हमले कर रही हैं। वहीं थाईलैंड का कहना है कि चोंग ऑन मा इलाके में हुई झड़प से 4 और सैनिक मारे गए हैं। सोमवार से शुरू हुए इस संघर्ष में अब तक थाईलैंड के 15 सैनिकों की मौत हो चुकी है। ट्रंप ने दावा किया था कि दोनों देश युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं, लेकिन कुछ ही घंटों में थाईलैंड ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। सीज फायर की कोई बातचीत नहीं हुई है, कोई समझौता नहीं हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई फोन कॉल सिर्फ हालात की जानकारी देने के लिए थी। दरअसल थाईलैंड और कंबोडिया के बीच करीब 800 किलोमीटर लंबी सीमा है, जहां मौजूद सदियों पुराने मंदिर लंबे समय से विवाद की जड़ बने हुए हैं। इन्हीं मंदिरों के मालिकाने हक को लेकर बार बार तनाव भड़कता है और इस बार वही विवाद खुली हिंसा में बदल चुका है। लड़ाई जब विवादित सीमा से आगे बढ़कर तटीय इलाकों तक पहुंची तो थाईलैंड ने अपने दक्षिण पूर्वी प्रांत में कर्फ्यू लगा दिया। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि हजारों लोग घर छोड़ने को मजबूर हो चुके हैं। यह पहला मौका नहीं है। जुलाई में भी दोनों देशों के बीच हिंसक झड़पें हुई थीं और हालात युद्ध के मुहाने तक पहुंच गए थे। 5 दिन की लड़ाई में दर्जनों लोग मारे गए, हजारों घायल हुए। अक्टूबर में मलेशिया में ट्रंप की मौजूदगी में दोनों देशों ने युद्ध विराम समझौते पर दस्तखत किए थे। उस वक्त ट्रंप ने इसे अपनी ऐतिहासिक कूटनीतिक जीत बताया था, लेकिन जमीनी हकीकत ने एक बार फिर उस दावे की पोल खोल दी है। व्यापारिक हथकंडे और चेतावनियों के दम पर जिस शांति का श्रेय ट्रंप ले रहे थे, वह कुछ ही महीनों में हवा हो गई। आज हालात ऐसे हैं कि एक सैनिक की मौत से शुरू हुआ विवाद लाखों लोगों के पलायन की वजह बन चुका है। ऐसे में सवाल अहम हो जाता है कि क्या मौजूदा कूटनीतिक प्रयास जमीनी हालात को स्थायी रूप से बदलने में सक्षम हैं या नहीं।
देश के सार्वजनिक प्रसारक दूरदर्शन की पत्रकारिता और विश्वसनीयता को एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। नई दिल्ली में आयोजित 17वें ENBA अवार्ड्स में दूरदर्शन के चैनलों ने पहली ही भागीदारी में प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज कराई। डीडी इंडिया को बेस्ट इंटरनेशनल न्यूज चैनल इंग्लिश श्रेणी में सिल्वर अवार्ड मिला। इसके साथ ही उसके करंट अफेयर्स कार्यक्रम कनेक्टिंग द डॉट्स को भी सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया। वहीं डीडी न्यूज को सामाजिक जागरूकता अभियान साइबर अलर्ट के लिए बेस्ट कैंपेन फॉर सोशल कॉज हिंदी श्रेणी में गोल्डन अवार्ड मिला। साइबर अपराध आज देश ही नहीं पूरे विश्व के सामने एक चुनौती है और पब्लिक ब्रॉडकास्टर होने के नाते डीडी न्यूज का इस साइबर अपराध के खिलाफ अभियान ही है साइबर अलर्ट, और ये पुरस्कार हमें हमारे इस संकल्प को, हमारे इस प्रतिबद्धता को और मजबूती देता है। बहुत खुशी हो रही है और ये हमारी टीम की मेहनत है जो इसमें दिखती है, और ये जो कहते हैं कि शायद पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग में अवार्ड्स नहीं मिलते हैं, ये जवाब है कि पॉपुलर अवार्ड्स पब्लिक ब्रॉडकास्टर को भी मिल सकते हैं अगर काम अच्छा हो और नियत अच्छी हो। इन पुरस्कारों के साथ ही ENBA अवार्ड्स में प्रसार भारती के CEO को बेस्ट CEO ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो संगठन को मिले सशक्त नेतृत्व और स्पष्ट दृष्टि को दर्शाता है। हमारी पूरी टीम के हौसले इससे और मजबूत हुए हैं और मुझे विश्वास है कि आने वाले सालों में हम और भी अच्छे प्रोग्राम्स बनाते रहेंगे और नए नए अवार्ड्स जीतते रहेंगे। ENBA अवार्ड्स में दूरदर्शन और प्रसार भारती को मिले ये सम्मान सार्वजनिक प्रसारक की जिम्मेदार, संतुलित और जनहित केंद्रित पत्रकारिता को राष्ट्रीय मंच पर रेखांकित करते हैं। ये उपलब्धियां डीडी के हिंदी और अंग्रेजी दोनों प्लेटफॉर्म्स की विश्वसनीय उपस्थिति को और भी मजबूत करती हैं। ENBA अवार्ड्स में पहली बार भाग लेकर ही दूरदर्शन ने साबित कर दिया कि सार्वजनिक प्रसारक की भूमिका आज भी न सिर्फ प्रासंगिक है बल्कि भरोसेमंद भी है। ये सम्मान निष्पक्ष और जनहितकारी पत्रकारिता के नाम साझा उपलब्धि है। और इसी के साथ है रिपोर्टर 10 में आज के लिए इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।